हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपनी यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ में। साथियों, आज की जो हमारी क्लास है, हम आपके लिए आज जो क्लास लेकर आए हैं उसका नाम है बाजार मार्केट। साथियों, यह बाजार को मैं इतने सरल शब्दों में समझाऊंगा आपको कि अगर आज के बाद बाजार से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा आपके तो वो बड़ी आसानी से हल हो जाएगा। तो साथियों, जो भी साथी मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लास को अंत तक देखें। तो साथियों, आज जो हमारी क्लास है वो बाजार की थ्योरी क्लास रहेगी और कल की जो क्लास होगी हमारी, इसका पार्ट सेकंड जो क्लास आएगी उसमें हम आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेकर आएंगे। तो साथियों, चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। साथियों, बाजार बाजार से आशय। साथियों, वैसे तो आप नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे कि बाजार क्या होती है, बाजार का मतलब क्या होता है। साथियों, अगर बोलचाल की भाषा में देखा जाए तो बाजार, जैसे आप लोग मार्केट जाते हैं या फिर जो जैसे मान लो रूरल एरिया होती है, जो ग्रामीण एरिया होती है, वहाँ पर बाज़ार लगती हैं। कुछ साप्ताहिक बाज़ार लगती हैं, कुछ जो है हफ्ते में 2 बार भी लगती है, जहाँ हम सारी चीज़ें खरीद कर लाते हैं। तो साथियों, देख लेते हैं कि बाज़ार क्या है। बाज़ार से आशय उस संपूर्ण क्षेत्र से होता है जहाँ किसी वस्तु के क्रय विक्रय के लिए क्रेता विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। साथियों, कहने का मतलब ये है कि बाजार वह क्षेत्र है जहाँ पर किसी वस्तु का क्रय और विक्रय करने के लिए, कहने का मतलब खरीदने और बेचने के लिए बेचने वाले और खरीदने वाले इकट्ठे होते हैं, क्रेता और विक्रेता इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। सामान्यतः बाजार का अर्थ उस स्थान से लगाया जाता है जहाँ भौतिक रूप से उपस्थित क्रेताओं द्वारा वस्तुओं को खरीदा तथा बेचा जाता है। उदाहरण के लिए सराफा बाजार सोने चांदी का क्रय विक्रय होता है, अनाज मंडी में खाद्यान्नों का क्रय विक्रय होता है तथा वस्त्र बाजार में वस्त्रों का क्रय विक्रय होता है। तो साथियों, ये क्या हो गए, सब बाजार हो गए। लेकिन ये तो साथियों, ये जो हमारी परिभाषा है ये नॉर्मल परिभाषा हो गई। लेकिन अर्थशास्त्र में बाजार का स्वरूप कुछ इससे भी ज़्यादा बड़ा है, इससे भी ज़्यादा दीर्घ है। अब उसके बारे में जानेंगे हम कि जो बाजार में, जो अर्थशास्त्र में बाजार से क्या अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत बाजार शब्द से अभिप्राय उस समझ क्षेत्र से है जहाँ किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता आपस में स्वतंत्रता पूर्वक प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथियों, अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र पूरे ही एरिया को जो है क्या मानता है, बाजार मानता है। जैसे कि बाजार की जो नॉर्मल परिभाषा है उसमें जो है एक नियत स्थान को बाजार माना गया है, लेकिन अर्थशास्त्र में संपूर्ण क्षेत्र को ही बाजार माना गया है। साथियों, अर्थशास्त्र में बाजार को कई रूपों में बांटा गया है। बाजार के कई रूप हैं, उसके फॉर्म्स हैं कई, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो साथियों, जो अर्थशास्त्र में बाजार का जो वर्गीकरण किया गया है वो मेन रूप से 4 प्रकार का किया गया है। नंबर 1 पर जो होती है पूर्ण प्रतियोगिता होती है, उसके बाद एकाधिकार प्रतियोगिता होती है, उसके बाद एकाधिकार होता है, उसके बाद अल्पाधिकार होता है। साथियों, यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के बारे में। साथियों, पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के उस स्वरूप को कहते हैं जहाँ किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता अधिक संख्या में होते हैं, समरूप वस्तु को बेचा जाता है और उसकी कीमत मांग तथा आपूर्ति की शक्ति द्वारा निर्धारित होती है। व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता का कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। साथियों, जिस बाजार में खरीदने वाले भी बहुत हों, बेचने वाले भी बहुत हों और जो है
कीमत पर जो है किसी का भी नियंत्रण ना हो, ना ही क्रेता का और ना ही विक्रेता का। वस्तुएं जो है वो समरूप हो, कीमत एक समान हो, और जो नई फर्में होती हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, नई फर्में जो होती हैं उनकी प्रवेश को स्वतंत्रता होती है। वो किसी भी समय जो है उद्योग में प्रवेश ले सकती हैं, और बाजार की दशाओं का विक्रेता को और क्रेता को पूर्ण ज्ञान होता है। साथियों, ये जो पूर्ण प्रतियोगिता है ये पूर्ण गतिशीलता पर आधारित है, और पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म का मांग वक्र होता है वह पूर्णतया लोचदार होता है। फर्म के मांग वक्र का ढलान साथियों जो होता है वो क्षैतिज सरल रेखा होता है। कहने का मतलब ये है कि AR बराबर MR होता है। इसकी जो विक्रय लागत होती है साथ ही पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रय की कोई लागत नहीं होती है। कीमतों पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कीमत पर क्रेता और विक्रेता का किसी का भी कोई नियंत्रण नहीं होता है। साथियों, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में जो है जो लाभ होता है पूर्ण प्रतियोगिता में वो सामान्य लाभ होता है। AR बराबर AC होता है। AR बराबर AC कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जो लाभ होता है वह सामान्य लाभ होता है। साथियों, असंख्य क्रेता और विक्रेता इसकी विशेषताएं साथियों ये बाजार का पूरा ज्ञान, फर्मों को बहिर्गमन की स्वतंत्रता साथियों वाह काटते हैं आप यहाँ से, अधिकतम लाभ का उद्देश्य, यातायात लागतों का अभाव, समरूप वस्तुओं, कृत्रिम बंधनों का अभाव। साथियों, जो अधिकतम लाभ का उद्देश्य है ये अल्पकाल में होता है, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत अगर दीर्घकाल की बात की जाए तो दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता में सामान्य लाभ ही होता है। साथियों, बात करेंगे एकाधिकार की, मोनोपोली, एकाधिकार, मोनोपोली। साथियों, देखते हैं कि एकाधिकार बाजार जो होती है वो कैसी होती है। ये बाजार का वह स्वरूप है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही उत्पादक या विक्रेता होता है और उस वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है। इस प्रकार ये प्रतियोगिता रहित बाजार होता है। एकाधिकार का कीमत पर पूर्ण नियंत्रण होता है और वह कीमत विभेदी कर सकता है। साथियों, सबसे पहली बात यह है कि एकाधिकार में केवल एक विक्रेता होगा, लेकिन क्रेताओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा होगी। साथियों, यहाँ पर क्या होता है, और जो वस्तु होती है साथियों, एकाधिकार की जो वस्तु होती है इसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। मतलब आप इस वस्तु की जगह कोई दूसरी वस्तु यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है, भारत में रेलवे पर भारत सरकार का एकाधिकार है। इसमें फर्म तथा उद्योग के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। एकाधिकार वाली वस्तु का कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होता है तथा नई फर्म के एकाधिकार बाजार में प्रवेश पाने की कानूनी, तकनीकी अथवा प्राकृतिक प्रतिबंध होते हैं। साथियों, जैसे कि अपने रेलवे हो गया, आप अगर ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो आप मतलब कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ बस नहीं जा सकती, तो कहने का मतलब ये है कि जो एकाधिकार वाली वस्तु होती है इसका कोई निकट स्थानापन्न नहीं होता है। मतलब आप ट्रेन की जगह किसी दूसरी चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते। साथियों, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में समरूप वस्तु का उत्पादन हो रहा था, लेकिन मोनोपोली में क्या होता है, एकाधिकार में क्या होता है, समरूप अथवा विभेदीकृत वस्तु का जो है इसमें उत्पादन होता है। कीमत विभेद इसमें साथियों पाया जाता है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं पाया जाता था, नहीं पाया जा रहा है, इसमें कीमत विभेद पाया जाता है। और साथ ही इसमें फर्मों का जो प्रवेश होता है वह असंभव होता है, क्योंकि यह कानूनी, तकनीकी और प्राकृतिक प्रतिबंध पाए जाते हैं फर्मों के प्रवेश पर। साथियों, यहाँ जो बाजार का, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं को क्या था, बाजार का पूर्ण ज्ञान था, लेकिन यहाँ इसमें एकाधिकार में बाजार का पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। साथियों, जैसे कि गतिशीलता की बात थी, डायनामिक जो होती है साथियों, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या था, ये पूर्ण गतिशीलता में थी, लेकिन यहाँ ये अपूर्ण गतिशील, यहाँ इसमें एकाधिकार में अपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। साथियों, जो फर्म का मांग वक्र होता है वो पूर्ण प्रतियोगिता में कैसा बताया था मैंने, पूर्णतः लोचदार होता है, लेकिन एकाधिकार में ये अपूर्ण
जो अपेक्षाकृत कम लोचदार होता है। साथियों, जो फर्म का मांग वक्र था पूर्ण प्रतियोगिता में क्षैतिज सरल रेखा था, AR बराबर MR था, लेकिन एकाधिकार में नीचे की ओर झुका हुआ कम लोचदार होता है, अर्थात AR लेस देन MR, मतलब AR बड़ा होता है और MR छोटा होता है। आगे बात करेंगे साथियों, इसमें भी जो विक्रय लागत नहीं होती है, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में नहीं थी, इसमें भी विक्रय लागत नहीं होती है। साथियों, यहाँ सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत पर कोई नियंत्रण नहीं था, वहीं एकाधिकार में कीमत पर पूर्ण नियंत्रण जो होता है। साथियों, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में जो लाभ का स्तर था वह सामान्य था, लेकिन एकाधिकार में लाभ का जो स्तर होता है वह अतिरिक्त सामान्य होता है। साथियों, आप लोग एकाधिकार समझ गए होंगे। आगे बात करेंगे हम एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता की। साथियों, ये क्या होता है देखते हैं। ये बाजार का वह रूप है जिसमें किसी वस्तु के बहुत से क्रेता तथा विक्रेता होते हैं, परंतु प्रत्येक विक्रेता की वस्तु एक दूसरे से भिन्न होती है। साथियों, जैसे कि पूर्ण प्रतियोगिता में था वस्तु समरूप थी, एकाधिकार में समरूप अथवा विभेदीकृत थी, लेकिन एकाधिकार में जितने भी विक्रेता होंगे मार्केट में सबकी वस्तुएं भिन्न भिन्न होंगी, किसी की वस्तुएं एक समान नहीं होंगी। तो साथियों, और इनका जो साथियों इसीलिए वस्तु विभेद के कारण ही क्या होता है कि कीमत भी इनकी अलग अलग होती है। इस बाजार में वस्तुओं के बहुत से विक्रेता होते हैं जो विभेदीकृत वस्तुएं बेचते हैं। वस्तु विभेद को सामान्यतः ट्रेडमार्क या ब्रांड के नाम द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। साथियों, जैसे कि मान लो मोबाइल मार्केट हो गया। देखो, चीज़ें सब में एक ही चीज़ होती हैं, लेकिन सबकी क्या है, ब्रांड होती हैं, अपने अपने ट्रेडमार्क होते हैं। उसके अकॉर्डिंग वो जो है क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपना जो है बाजार चलाते हैं। आगे बात करेंगे साथियों, जैसा कि एकाधिकार में जो बाजार की दशा को ज्ञान था वह भी अपूर्ण ज्ञान था। पूर्ण प्रतियोगिता में जो बाजार की दशा को ज्ञान था वह भी पूर्ण ज्ञान था, लेकिन यहाँ पर एकाधिकार प्रतियोगिता में जो है अपूर्ण ज्ञान रहेगा एकाधिकार की तरह। मतलब बाजार की जो दशा का ज्ञान होता है एकाधिकार प्रतियोगिता में वह अपूर्ण होता है। साथियों, ये अपूर्ण गतिशीलता वाली जो है बाजार होती है। साथियों, एक उदाहरण की बात करेंगे। साथियों, गलत टाइप हो गया ये। एक ब्रांड के टूथपेस्ट जैसे कॉलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट आदि का उत्पादन करती है। एकाधिकार तथा पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताओं का सम्मिश्रण कहने का तात्पर्य है कि एक एकाधिकार प्रतियोगिता और एकाधिकार का बीच का पॉइंट ट्रेडमार्क या ब्रांड का नाम फर्म को कुछ एकाधिकार शक्ति प्रदान करता है। साथ ही फर्म लिखा है यहाँ पर, और साथ ही ये भी फर्म लिखा है, आप सही कर ले, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि जो एकाधिकार प्रतियोगिता होती है यहाँ पर जो है वस्तुएं भिन्न भिन्न पाई जाती है। मतलब वस्तुएं, कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपका कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, इनका काम क्या है, सबका काम क्या है, दांत साफ करना। लेकिन साथियों, ये अलग अलग पैकिंग में होंगी, अलग अलग कंपनी की हैं, अलग अलग ट्रेडमार्क हैं, अलग अलग इनके ब्रांड नाम हैं। तो साथियों क्या है, यह वस्तु विभिन्नता पाई जाती है, और वस्तु विभिन्नता के कारण ही जो है साथियों इसकी जो कीमत होती है उसकी कीमत में भी अंतर पाया जाता है। तो साथियों, आप समझ गए होंगे कि एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है। कोई भी फर्म वस्तु की कीमत को पूर्णतः नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होती है। साथियों, यहाँ भी क्या होता है कि जो वस्तु की कीमत होती है वह कोई भी फर्म पूर्णतया उसको अपने नियंत्रण में नहीं ले सकती है। अंततः हम कह सकते हैं कि एकाधिकार प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की कीमत पर केवल आंशिक नियंत्रण होता है। साथियों, जो कीमत पर नियंत्रण होता है वह आंशिक नियंत्रण होता है, ना कि पूर्ण नियंत्रण होता है। साथियों, इसकी जो विशेषता की बात करेंगे, वैसे विशेषता बता चुका हूँ, यहाँ पर मैंने नोट्स के रूप में लिख लिए हैं, जो आपको PDF में प्रोवाइड करूँगा उसमें ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि यहाँ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो आपको समझ में जो है याद रहे ना रहे, तो आप PDF के माध्यम से मैं आपको PDF प्रोवाइड कराता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ। आप टेलीग्राम पर जाकर
इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ सर्च करेंगे, वहाँ मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाएं। वहाँ मेरी प्रत्येक क्लास और प्रत्येक क्लास की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो साथियों, एक से अधिक विक्रेता होते हैं, क्रेता और विक्रेता होते हैं। विभेदीकृत उत्पादन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो उत्पादन हो रहा है वह अलग अलग हो रहा है। जैसे मैंने आपको कोलगेट का एग्जाम्पल दे ही दिया है, उससे पहले फ़ोन का एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया है, तो आपको समझ आ गया होगा। तीव्र प्रतियोगिता और स्वतंत्र निर्णय होता है। कीमत पर नियंत्रण जो है, कीमत पर निर्माता का नियंत्रण होता है। साथियों, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कीमत पर पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है, लेकिन आंशिक नियंत्रण कीमत पर फर्मों का होता है। साथियों, बात करेंगे अल्पाधिकार की, ओलिगोपोली। साथियों, ये बाजार का लास्ट स्वरूप है। एक पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार और एकाधिकारी प्रतियोगिता के बाद ये चौथा जो स्वरूप है बाजार का, जिसे हम बोलते हैं अल्पाधिकार। साथियों, इस बाजार में क्या होता है, आइए बात करेंगे। अल्पाधिकार बाजार का वह स्वरूप है जिसमें कुछ बड़ी फर्में संपूर्ण बाजार पर नियंत्रण रखती हैं। साथियों, यह क्या होता है, एक जो फर्म होगी वो बहुत बड़ी फर्म होगी और वह संपूर्ण बाजार पर अपना नियंत्रण रखेगी। कम संख्या में होने के कारण प्रत्येक फर्में अन्य फर्मों के कार्यों पर नजर रखती हैं। साथियों, क्या होता है कि कम संख्या में होने के कारण या सीमित संख्या में होने के कारण प्रत्येक फर्म अन्य फर्मों के कार्यों पर नजर रखती है। इस प्रकार वस्तुओं के मूल उत्पादन एवं बाजार के संबंध में एक फर्म द्वारा किए गए निर्णय अन्य फर्मों पर भी व्यापक प्रभाव डालते हैं। जैसा कि साथियों, कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक फर्म ने बाजार में अपनी वस्तु की कीमत बढ़ाई तो उसका असर दूसरे फर्म की वस्तुओं पर भी पड़ेगा। यही अगर वस्तु की कीमत बढ़ाएंगे तब भी असर पड़ेगा, उसका प्रभाव पड़ेगा, और जब हम वस्तु की कीमत को घटाएंगे तब भी इसका प्रभाव अन्य फर्मों की वस्तुओं पर पड़ेगा। तो साथियों, इस स्थिति में प्रतिस्पर्धी फर्मों के बीच अधिक अंतर निर्भरता पाई जाती है। साथियों, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में कार उत्पादक कंपनियों की संख्या बहुत सीमित है, जैसे टोयोटा, फोर्ड, ऑडी, बीएमडब्ल्यू। साथियों, यहाँ ये फोर्ड होगा, फोर्ड महत्वपूर्ण भाग है, तथा फॉक्सवैगन। प्रत्येक कंपनी के पास ऑटो बाजार का एक महत्वपूर्ण भाग है तथा प्रत्येक उत्पादक द्वारा निर्मित कोई नई कार उसकी कीमत तथा उत्पादन में संबंधित सभी निर्णय उत्पादकों की कीमत तथा उत्पादन संबंधित निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। साथियों, बात करेंगे हम भारतीय कार बाजार की। साथियों, इसमें क्या है, अपने भारतीय जो बाजार है, कार बाजार है, इसमें क्या है साथियों, कुछ ही कंपनियां जो है यह कार का निर्माण करती हैं। तो साथियों, क्या है, इनमें जो है ऑटो बाजार का एक महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि साथियों सीमित कंपनियां हैं। तो क्या है कि ये उत्पादों की कीमत तथा उत्पादन संबंधी निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। तो जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर मान लो टोयोटा अगर अपनी कार की कीमत बढ़ाती है तो इसका असर फोर्ड, ऑडी, बीएमडब्ल्यू तथा फॉक्सवैगन की कारों पर भी पड़ेगा। साथियों, यहाँ एक कंपनी और है, सुजुकी। ये सबसे बड़ी कार की कंपनी है हिंदुस्तान में, मारुति सुजुकी। ये भी अपने कारों का निर्माण करती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पर साथियों जो होता है कि जो विक्रेता होते हैं वह बहुत छोटी संख्या में होते हैं, लेकिन जो क्रेता होते हैं उनकी संख्या अधिक होती है। साथियों, यहाँ समरूप तथा विभेदीकृत वस्तुएं पाई जाती हैं और वस्तु के विभेदीकरण के कारण ही इनकी कीमत में अंतर पाया जाता है। साथियों, जैसा कि पूर्ण प्रतियोगिता में जो प्रवेश था फर्मों का वह स्वतंत्र था, लेकिन एकाधिकार में प्रवेश जो असंभव था। एकाधिकारी प्रतियोगिता में प्रवेश की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन जो है स्वतंत्रता थी लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है साथियों, अल्पाधिकार में पेटेंट अधिकार तथा संबंधित कारकों द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। साथियों, इसका तात्पर्य ये है
कि अगर मान लो, जैसे कि हम बात करेंगे महिंद्रा कंपनी की। महिंद्रा जो है साथियों एक कार की कंपनी है अपने, आप सभी जानते होंगे, जिसकी एक बड़ी फेमस गाड़ी है स्कॉर्पियो और बोलेरो आती है। तो साथियों पेटेंट का मतलब ये है कि अगर एक कंपनी ने एक मॉडल उतार दिया तो उसका बिल्कुल समरूप मॉडल दूसरी कंपनी नहीं उतार सकती है, क्योंकि साथियों यहाँ पेटेंट का अधिकार होता है, आप दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते हैं। इसी को हम पेटेंट अधिकार बोलते हैं, किसी दूसरे की कॉपी नहीं कर सकते हैं। साथियों यहाँ भी बाजार की दशाओं का जो ज्ञान होता है वह अपूर्ण ज्ञान होता है और यहाँ पर अपूर्ण गतिशीलता पाई जाती है। साथियों कीमत तथा मांग की जो मात्रा होती है उसमें संबंध यहाँ नहीं पाया जाता है और यहाँ जो विक्रय लागत होती है साथियों वह बहुत अधिक होती है। और साथियों ये जो यहाँ पर मांग का वक्र होता है इसको हम निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि जो है अल्पाधिकार क्या होता है। और साथियों यहाँ जो AR होता है, AR जो होता है साथियों यहाँ AR बड़ा होता है AC से, AR बड़ा होता है AC से, क्योंकि यहाँ पर साथियों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो कीमत जो विक्रय लागत होती है वे बहुत अधिक होती है और इसी की वजह से जो है AR बड़ा होता है। तो साथियों आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं और अगर आपका इस क्लास के लिए कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है वो आप बेझिझक कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो साथियों ये था बाजार का भाग फर्स्ट। कल हम बाजार का भाग सेकंड लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। साथियों कमेंट्स के माध्यम से हमें बता दें कि आज की क्लास जो है आपके लिए कितनी इफेक्टफुल रही। और साथियों जिस साथी को मेरी क्लास का PDF नोट्स चाहिए वो मैं आपको क्लास के बीच में भी बता चुका हूँ और एक बार फिर बता रहा हूँ कि आप टेलीग्राम पर जाएं, वहाँ सर्च करें इकोनॉमिक्स विद रामतीर्थ, या टेलीग्राम का जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जो जुड़ जाएं। वहाँ मेरी सारी क्लास और सारी क्लासों की PDF नोट्स आपको मिल जाएंगी जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रभावशाली सिद्ध होंगी। तो साथियों कल तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।